वेलकम इन साइंस एक स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर। मतलब कि जितने भी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में उन सबको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो देखो ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 5 है। मतलब इससे पहले मैं 4 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ इस चैप्टर की, जिसमें मैंने ये चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको देख लेना, उनका लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप साइंस के नोट्स लेना चाहते हैं चैप्टर वाइज तो आपको वेबसाइट पे विजिट करना है, इसका नाम है akstudy1024.com। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 है इस एक्सरसाइज का, इसमें हमसे बोला गया है लिस्ट कंडीशंस अंडर विच कंबशन कैन टेक प्लेस। मतलब हमें वो सभी कंडीशंस बतानी है जो कंबशन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसके आंसर में मैंने लिखा है necessary conditions for combustion are: first, presence of air to supply oxygen; second, presence of combustible substance; third, heat to achieve ignition temperature। मतलब कि कंबशन के लिए इन 3 कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। कोई एक भी कंडीशन इनमें से अगर मिसिंग है तो आप किसी भी चीज़ में आग नहीं लगा सकते, मतलब कंबशन पॉसिबल नहीं होगा। डिटेल में समझाता हूँ क्या मतलब है इनका। देखो पहला क्या है, प्रेजेंस ऑफ एयर टू सप्लाई ऑक्सीजन। मतलब कि देखो आग लगाने के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है, बिना ऑक्सीजन के कोई चीज़ जलेगी नहीं। और ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, मेनली एयर से। तो इसीलिए एयर का प्रेजेंट होना जरूरी है ताकि सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन वहाँ से मिलती रहे। सेकंड क्या है, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। मतलब जिसमें आप आग लगाओगे वो सब्सटेंस तो होना ही चाहिए ना, कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो यहाँ पे आप कंबस्टिबल सब्सटेंस को फ्यूल बोलते हो। ठीक है, तो इसकी जगह पे आपको इतना बड़ा नहीं लिखना, तो प्रेजेंस ऑफ फ्यूल भी आप लिख सकते हो। इसके बाद है हीट टू अचीव इग्निशन टेम्परेचर। आप जानते हो जब मैंने आपको इग्निशन टेम्परेचर पढ़ाया था तो बताया था कि इग्निशन टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसपे कोई वस्तु जलना स्टार्ट करती है। तो कम से कम आपको हीट देके उस चीज़ को इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाना होगा जिसको आप जलाना चाहते हो। तो मतलब आपके पास हीट होनी चाहिए ताकि इग्निशन टेम्परेचर अचीव हो सके। तो ये 3 कंडीशन थी जो कि नेसेसरी कंडीशन है कंबशन के लिए, आप इनको अच्छे से याद कर लेना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें क्या बोला गया हमसे, इसमें बोला गया है फिल इन दी ब्लैंक्स। मतलब कि जो ब्लैंक है इनको हमें फिल करना है। पहला पार्ट है बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉजेज डैश ऑफ एयर। मतलब कि जब हम वुड वगैरह को या कोल वगैरह को जलाते हैं तो ये एयर का क्या करते हैं, पॉल्यूशन करते हैं। तो पहले पार्ट में आएगा पॉल्यूशन। ठीक है, तो इसीलिए मैंने जो पहला आंसर है उसमें लिखा है पॉल्यूशन, एक आंसर। जो इसमें सेकंड पार्ट है, पार्ट बी, इसमें बोला गया है ए लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम्स इज डैश। मतलब कि एक लिक्विड फ्यूल बताना है जो घरों में यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, देखो आप चाहो तो कैरोसिन ऑयल लिख दो क्योंकि मिट्टी का तेल भी यूज किया जाता है। बट अब इसका यूज़ बहुत कम हो गया है, अब ज़्यादातर लोग इसे यूज़ नहीं करते हैं। तो आप लिख सकते हो एलपीजी। मतलब आपको ऐसे ईंधन लिखने हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो कैरोसिन ऑयल भी लिक्विड फॉर्म में होता है और यहाँ पे एलपीजी भी लिक्विड फॉर्म में होता है। इसको कंप्रेस करके लिक्विफाई किया जाता है इस गैस को। ठीक है, मतलब है तो ये पेट्रोलियम गैस, बट क्योंकि इसको कंप्रेस करके लिक्विफाई कर दिया गया है तो जो सिलेंडर में होता है जब ये, तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो कैरोसिन ऑयल भी एक ऐसा फ्यूल है जो लिक्विड फॉर्म में यूज़ किया जाता है और एलपीजी भी एक ऐसा फ्यूल है जो लिक्विड फॉर्म में यूज़ किया जाता है घरों में। तो आप कोई सा भी लिख सकते हो, बट अब इसका यूज़ कम हो गया है तो ज़्यादा सही रहेगा एलपीजी लिखना। ठीक है, तो ये था इसका सेकंड पार्ट। अब बात करते हैं पार्ट सी की। देखो जो यहाँ पार्ट सी है इसमें बोला गया है फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स डैश डैश बिफोर इट स्टार्ट बर्निंग। मतलब क्या है कि फ्यूल को कम से कम कहाँ तक हीट करना है ताकि ये जलना शुरू कर दे। तो हम बोलेंगे इग्निशन टेम्परेचर, जैसा कि अभी मैंने पहले क्वेश्चन में भी जिक्र किया था इग्निशन टेम्परेचर का, कि कम से कम आपको इतनी हीट देनी पड़ेगी किसी चीज़ को जलाने के लिए कि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाए। बिना इग्निशन टेम्परेचर अचीव हुए वो जलेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका सी पार्ट है इसमें क्या आएगा, इग्निशन टेम्परेचर। और जो इसका डी पार्ट है इसमें बोला गया है फायर प्रोड्यूस्ड बाई ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाई डैश। मतलब कि जो ऑयल के कारण आग लगती है कहीं पे वो किसके द्वारा कंट्रोल नहीं की सकती, वो हमें लिखना है। तो यहाँ पे आंसर आएगा वाटर। मतलब कि जो फायर ऑयल के द्वारा लगी है उसको हम वाटर से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं ये मैंने एक्सप्लेन किया है जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था। ठीक है, तो डी पार्ट में आ जाएगा वाटर। इसी तरह से अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है
इसमें हमसे बोला गया है एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स हैज़ रिड्यूस्ड पॉल्यूशन इन आवर सिटीज़। मतलब यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से सीएनजी का जो इस्तेमाल करने लगे हैं हम ऑटोमोबाइल में, इसने पॉल्यूशन को कमी करी है हमारे शहरों में। तो पॉल्यूशन रिड्यूस कैसे किया है, देखो इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है, सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स हैज़ रिड्यूस्ड पॉल्यूशन इन आवर सिटीज़ बिकॉज, मतलब सीएनजी ने हमारा जो पॉल्यूशन लेवल था सिटीज़ में उसको रिड्यूस किया है, क्योंकि पहला, इट गिव्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। मतलब कि जब ये फ्यूल जलाया जाता है ऑटोमोबाइल्स वगैरह में, तो ये बहुत ही कम नुकसानदायक गैसें प्रोड्यूस करता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई। ये बहुत ही कम मात्रा में निकलती हैं जब इसको जला जाता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल या फिर डीजल। ठीक है, तो पेट्रोल या डीजल के मुकाबले ये हार्मफुल गैस बहुत ही कम पैदा करता है। ठीक है, तो इस तरह से इसने क्या किया, पॉल्यूशन लेवल को रिड्यूस किया। सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है, इट बर्न्स कंप्लीटली विदाउट लीविंग एनी अनबर्न सब्सटेंस। मतलब कि ये पूरी तरह से जलता है और यहाँ पे आधा जला हुआ अनबर्न सब्सटेंस नहीं बचता है, जैसे राख वगैरह इसमें नहीं बचती है। ठीक है, काला धुआं वगैरह नहीं निकलता है, तो मतलब ये पूरा कंप्लीटली जलता है। दैट्स वाई इट इज़ कंसीडर्ड एज क्लीनर फ्यूल, इसीलिए इसको क्लीनर फ्यूल भी बोलते हैं। तो मतलब देखो ये हार्मफुल गैसें बहुत कम उत्पन्न कर रहा है, अर्ध जला या फिर अनबर्न सब्सटेंस नहीं छोड़ रहा है, काला धुआं वगैरह नहीं निकाल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसने पॉल्यूशन में कमी करने में हमारी बहुत मदद करी है। तो इस तरह से जो सीएनजी है वो एक अच्छा फ्यूल है पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमसे बोला गया है कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज फ्यूल्स। मतलब हमें एलपीजी और वुड यानी लकड़ी को एज फ्यूल कंपेयर करना है। तो यहाँ पर देखो एलपीजी का मतलब क्या है, एलपीजी एक पेट्रोलियम गैस है जिसको लिक्विफाई किया हुआ है, कंप्रेस किया गया इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर पे, तो ये लिक्विफाई हो गया है, तो इसको हम बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और ये क्या है, वुड यानी कि लकड़ी। इन दोनों को अगर हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करें तो इनका हमें क्या करना है, क्या क्या डिफरेंस है वो कंपेयर करना है। तो यहाँ पर देखो एलपीजी के केस में पहले मैंने लिखा है एलपीजी प्रोड्यूसेस वेरी लेस पॉल्यूशन। मतलब जो एलपीजी है अगर हम इसको बर्न करते हैं तो यहाँ से जो पॉल्यूशन है वो बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम। लेकिन अगर वुड की बात करूँ तो मैंने लिखा है वुड प्रोड्यूसेस मोर पॉल्यूशन। लकड़ी को जलाने से बहुत सारा धुआं निकलता है जिसमें कई सारी जहरीली गैसेस होती हैं। तो मतलब लकड़ी जो है एलपीजी के मुकाबले ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती है। इसके बाद मैंने एलपीजी के केस में लिखा है कैलोरीफिक वैल्यू इज़ वेरी हाई। मतलब जो एलपीजी है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है। और वुड के केस में लिखा है लो कैलोरीफिक वैल्यू, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत लो होती है। कैलोरीफिक वैल्यू मैंने आपको बताया था, जब भी आप किसी ईंधन को 1 किलो जलाओगे तो जितना अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा किलो जूल में उसको हम क्या बोलेंगे, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है ना, तो मतलब कि इसके कैलोरीफिक वैल्यू के हाई होने का मतलब ये है कि इसका आप थोड़ा सा भी अमाउंट जलाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हीट मिलती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट जलाने पे भी कम अमाउंट ऑफ हीट मिलती है। इसीलिए जो वुड है इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है ये लो है, और जो एलपीजी है इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है ये हाई है। इसके बाद थर्ड पॉइंट में मैंने लिखा है लीव्स नो रेजिड्यू। मतलब कि जब हम एलपीजी को जलाते हैं तो यहाँ पर कुछ भी राख वगैरह नहीं बचता है। ठीक है ना, लेकिन अगर हम लकड़ी को जलाएंगे तो यहाँ पे मैंने लिखा लीव्स एज रेजिड्यू, तो यहाँ पे राख बच जाती है। ठीक, इसके बाद मैंने लिखा है एलपीजी के केस में इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, और लकड़ी के केस में लिखा है नॉट इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट एज रिक्वायर मोर स्पेस। मतलब कि जो एलपीजी है इसको आप सिलेंडर वगैरह में भर के आसानी से स्टोर कर सकते हो, आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। लेकिन लकड़ी जो है इसको हम उतनी आसानी से ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर एक तो बहुत सारी लकड़ी जलाओगे थोड़ा सा अमाउंट ऑफ हीट मिलेगा। जैसे कि मान लो एक सिलेंडर है, ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, 1 हफ्ता या 1 महीना खाना बना सकते हो। ठीक है, डिपेंड करता है आप कितना जलाते हो। ठीक है, सिंपल सी फैमिली है 3-4 लोगों की तो 1 महीना खाना बन जाएगा। लेकिन 1 महीने खाना बनाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ लकड़ी लगेगा उसको देखो तो उसको रखने के लिए बहुत जगह चाहिए होगी, उसको ट्रांसपोर्ट करने में भी बहुत ज़्यादा
मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जो LPG है इसको सिलेंडर में भरो और आसानी से ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है, स्टोर करना भी ईजी होता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 कंपेयर हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसके 3 पार्ट हैं। ठीक है, रीजंस बताने हैं। क्वेश्चन में सबसे टॉप पे लिखा हुआ है गिव रीजंस, यानी कारण बताओ। ठीक है, पहले बात करते हैं पार्ट ए की, फिर आगे बात करेंगे बी और सी की। ठीक है, तो पार्ट ए में हमसे पूछा गया है वाटर इज नॉट यूज्ड टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, बिजली से चलने वाली चीज़ें जो होती हैं, उनमें अगर आग लग जाए तब वहाँ पे हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं उस आग को बुझाने के लिए। ऐसा क्यों है, इसका हमें कारण बताना है। ठीक, तो यहाँ पर देखो, इसके सॉल्यूशन में मैंने लिखा है, इसके आंसर में मैंने लिखा है वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बिकॉज वाटर इन इट्स impure form can conduct electricity and can cause harm to people। मतलब कि पानी का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते बिजली के इक्विपमेंट में लगी हुई आग को बुझाने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि पानी अपनी इम्प्योर फॉर्म में बिजली कंडक्ट करता है। और अगर जैसे ही हमने पानी उस पर यूज़ किया, भले ही अगर हम प्योर पानी भी यूज़ करें, तो भाई सिंपल सी बात है, जब आप पानी किसी की चीज़ के ऊपर डालोगे, किसी के कांटेक्ट में आएगा, तो वैसे भी वो इम्प्योर हो जाएगा, उसमें आयंस आ जाएंगे कहीं ना कहीं से। तो मतलब जो पानी इम्प्योर फॉर्म में होता है उसमें बिजली के झटके लग सकते हैं। तो ऐसे में जो आग बुझाने की कोशिश कर रहे होंगे लोग, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वाली आग को पानी से, उनको करंट का खतरा रहेगा। आपको याद रखना है, अगर पानी प्योर फॉर्म में होता है तब उसमें से बिजली फ्लो नहीं हो सकती, लेकिन इम्प्योर पानी जो होता है उसमें से करंट फ्लो हो सकता है। आप बिल्कुल प्योर पानी कहाँ से लाओगे इतनी जल्दी, ठीक है ना। और जैसे अगर आप प्योर पानी ले भी आए, तब भी जैसे ही आप किसी चीज़ से उसको टच करोगे या बाकी चीज़ उसके कांटेक्ट में आएंगी, तो वो इम्प्योर हो सकता है इतना कि उसमें से करंट फ्लो हो जाए। तो इसीलिए हम पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको इस तरह से टू द पॉइंट आंसर लिखना है, ज़्यादा बड़े की जरूरत नहीं है। जो आपका आंसर होना चाहिए वो टू द पॉइंट एंड एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये इतना काफ़ी है। तो ये था पार्ट ए। अब बात करते हैं 5th क्वेश्चन के पार्ट बी की। अब देखो, जो 5th का पार्ट बी है, इसमें हमसे बोला गया है LPG इज बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। मतलब कि यहाँ पे रीज़न देना है हमें कि जो LPG है ये बढ़िया डोमेस्टिक फ्यूल क्यों है एज कम्पेयर टू वुड, यानी कि लकड़ी। तो थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था वुड एंड LPG के बीच में कंपैरिजन, तो वही सब यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है LPG इज बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड बिकॉज, मतलब कि जो LPG है वो ज़्यादा बेहतर घरेलू ईंधन है, क्योंकि पहला, इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, LPG के पास कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है। दूसरा, क्रिएट्स वेरी लेस पॉल्यूशन, जो LPG है बहुत ही कम पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तीसरा, नो स्मोक इज प्रोड्यूस्ड, इसमें से कोई धुआं वगैरह नहीं निकलता है। चौथा, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन इज इजी, LPG की स्टोरेज यानी इसको स्टोर करना और ट्रांसपोर्टेशन यानी इसको ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना इजी होता है, यानी कि आसान होता है। पांचवें में लिखा है मैंने LPG कैन इंस्टेंटली कैच फायर बट इट टेक टाइम टू स्टार्ट बर्निंग ऑफ वुड। मतलब कि जो LPG है, ठीक है, तो इसमें से आप जैसी माचिस की तीली जलाओ ये आग पकड़ लेता है। लेकिन अगर मैं लकड़ी की बात करूं, अगर आप कभी गांव वगैरह में रहे हो या फिर चूल्हे पे किसी को खाना बनाते हुए देखा है, तो वहाँ आग लगाने में काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है LPG कैन इंस्टेंटली कैच फायर, ये एकदम से आग पकड़ लेता है, बट इट टेक्स टाइम टू स्टार्ट बर्निंग ऑफ वुड, लेकिन आग लकड़ी में लगाने के लिए टाइम लगता है। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो ये प्रूव करते हैं कि जो LPG है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कहीं बेहतर है एज़ कम्पेयर टू वुड, यानी कि लकड़ी। तो ये हो गया पांचवे का बी। अब बात करते हैं सी की। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जो पांचवें क्वेश्चन का पार्ट नंबर सी है, इसमें बोला गया है पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजीली। मतलब कि अगर सिर्फ पेपर है हमारे पास और हम पेपर में आग लगा रहे हैं तो उसमें आग आसानी से लग जाती है। वेयर एज ए पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्युमिनियम पाइप डज नॉट। लेकिन अगर इसी पेपर को हम एक एल्युमिनियम के पाइप के चारों ओर लपेट दें, फिर उसमें आग लगाएं तो ये उतनी आसानी से आग नहीं पकड़ेगा। इसका क्या रीज़न है, क्योंकि पेपर तो वही है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है आंसर में पेपर बाय इटसेल्फ
कैचेस फायर ईजिली बिकॉज इट हैज़ लो इग्निशन टेम्परेचर। मतलब कि जब पेपर अकेला है, सिर्फ पेपर आपके हाथ में है और उसमें आप आग लगाना चाहते हो तो उसमें आग आसानी से लग जाती है, क्योंकि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है बहुत ही लो होता है, मतलब बहुत कम टेम्परेचर चाहिए होता है उसको जलाना शुरू करने के लिए। बट वैन दिस पेपर इज रैप्ड अराउंड एन एल्युमिनियम पाइप, लेकिन जब इसी पेपर को हमने लपेट दिया एक एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर, heat given to paper is absorbed by aluminum pipe and it takes time to reach ignition temperature। तब जो हम हीट देंगे, आपने क्या किया, मान लो एल्युमिनियम का थोड़ी देर के लिए पाइप है, इसके चारों ओर आप पेपर लपेटोगे, तो जब आप इसमें हीट दे रहे हो तो वो हीट पेपर को मिली थोड़ी सी, और जैसे ही पेपर को मिली तुरंत वो, क्योंकि इस पाइप से चिपका हुआ है तो इस पाइप के पास भी चली गई कुछ हीट, तो इसीलिए वो अपने इग्निशन टेम्परेचर को इंक्रीज कर लेता है। क्यों? क्योंकि अब जो हीट हम दे रहे हैं उसे, ठीक है, वो ट्रांसफर कहाँ हो जा रही है, एल्युमिनियम में ट्रांसफर हो जा रही है बहुत सारी, इसीलिए अब हमें उसे ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी ताकि वो जलना स्टार्ट कर सके। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि जब भाई पेपर अकेला था तब उसको आप जो जला रहे हो या फिर जो हीट दे रहे हो, सारी की सारी हीट उसके इग्निशन टेम्परेचर को अचीव करने में जा रही थी, इसीलिए वो आसानी से जल रहा था। लेकिन जब आपने उसको एल्युमिनियम के चारों ओर लपेट दिया, अब जब आप उसको हीट दे रहे हो तो उसमें से बहुत सारी हीट एल्युमिनियम का पाइप एब्जॉर्ब कर ले रहा है, इसीलिए उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है पेपर का वो भी बढ़ जा रहा है। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमसे बोला गया है मेक अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ ए कैंडल फ्लेम। ठीक है, तो लेबल डायग्राम बनाना है हमें कैंडल फ्लेम का। तो यहाँ पे देखो इसके आंसर में आपको कुछ ऐसा फिगर बनाना है और वहाँ पे नेमिंग करनी है। इसको मैं वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपको हल्का हल्का बता देता हूँ। आपको एक कैंडल बनानी है जलती हुई, और उसके 3 जोन बनानी है, पहला, ये दूसरा, और ये आउटर नीला वाला तीसरा। जो सबसे अंदर वाला है, क्योंकि यहाँ पे बाहर से ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा सप्लाई नहीं हो पाती है तो ये पूरी तरह नहीं जल पाता है। ठीक है, तो बहुत सारा हिस्सा इसका बिना जले ही रह जाता है, इसीलिए यहाँ पे जो वेपर बनते हैं वो काले होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर, जो कि ब्लैक दिखता है। इसके बाद जो मिडिल में आता है वो है मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन, यहाँ पे थोड़ी बहुत ऑक्सीजन मिल जाती है, तो यहाँ पे पार्शियल कंबशन होता है। ठीक है, और ये हिस्सा येलो दिखता है। और जो सबसे बाहर है आउटर मोस्ट, ठीक है, ये पूरी तरह जलता है, इसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट जोन, कंप्लीट कंबशन होता है यहाँ पे, और ये ब्लू कलर का नजर आता है। कंप्लीट कंबशन क्यों होता है? क्योंकि देखो यहाँ पर एयर है, एयर से डायरेक्ट इसको ऑक्सीजन मिल जा रही है, तो ये ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में है और जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, इसीलिए बाहर वाला हिस्सा कंप्लीटली जलता है और उसका कलर होता है ब्लू। तो बाहर वाला हिस्सा कंप्लीटली जलता है, इसीलिए है सबसे गर्म पार्ट यानी हॉटेस्ट पार्ट है। जो बीच वाला हिस्सा होता है मिडिल जोन, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल कंबशन हो रहा है तो यहाँ पे मॉडरेटली हॉट होता है ये, मतलब कि इस वाले जोन से ज़्यादा गर्म, इस वाले जोन से कम गर्म। ठीक है, जो ये अंदर वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं लीस्ट हॉट, ये सबसे कम गर्म होता है। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम बना देना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं 7 की। इसमें हमसे बोला गया नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड, मतलब वो यूनिट हमें बतानी है जिसमें किसी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू को हम एक्सप्रेस करते हैं। तो इसकी यूनिट होती है किलो जूल पर केजी, मतलब कि कितने किलो जूल हीट प्रोड्यूस हो रही है जब हम 1 केजी फ्यूल जला रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। शॉर्ट में इसको आप लिख सकते हो किलो जूल पर केजी। तो आपको ये यूनिट याद रखनी है, बहुत बार एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें बोला गया है एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर, मतलब हमें यहाँ पर ये एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से CO2 जो है ये आग को कंट्रोल करती है। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है CO2 इज हैवियर देन ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स अ ब्लैंकेट अराउंड फायर एंड स्टॉप्स द ऑक्सीजन सप्लाई एंड वी नो विदाउट ऑक्सीजन सब्सटेंस कैन नॉट बर्न। मतलब कि जो CO2 है ये ज़्यादा भारी होती है ऑक्सीजन से। ज़्यादा भारी होने से होता क्या है, देखो ज़्यादा भारी होने के कारण ये एक ब्लैंकेट बना लेती है आग के चारों ओर। जैसे ही ये ब्लैंकेट बनाएगी और ऑक्सीजन हल्की है तो ऑक्सीजन ऊपर रहेगी इसके, तो मतलब ऑक्सीजन का कांटेक्ट टूट जाएगा फायर से। जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होगी
आग बुझ जाएगी, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के कोई चीज़ बर्न नहीं हो सकती है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप ऐसे समझो, मान लो यहाँ पर ये कोई चीज़ है, इसमें से आग लगी हुई है, ठीक है, और ये जो आग लगी हुई है इसको ऑक्सीजन चाहिए जलते रहने के लिए। जैसे ही ऑक्सीजन मिलनी बंद हुई है बुझ जाएगी। ऑक्सीजन मिल कहाँ से रही है? इन्वायरमेंट से। हमने क्या किया, इसके ऊपर CO2 डाल दिया। अब CO2 जो है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा भारी है, तो CO2 इसके ज़्यादा करीब होगा, इसको घेर लेगा। अब ऑक्सीजन ज़्यादा भारी है तो ऊपर रहेगा भाई, देखो जो भारी होगा वो नीचे रहेगा अपने वेट ज़्यादा होने के कारण, और जो हल्का है वो ऊपर रहेगा। तो मतलब O2 जो है ये ऊपर ऊपर रह जाएगा, CO2 इस आग को चारों ओर से घेर लेगा, ठीक है, एक ब्लैंकेट की तरह। तो मतलब CO2 की वजह से जो ऑक्सीजन है उसका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है अब आग के साथ, तो ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेक हो गई। जैसे ही ऑक्सीजन मिलना बंद हुआ आग बुझ जाएगी, ठीक है। तो जो मैंने लिखा था एक बार और रीड करता हूँ, अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा था CO2 इज हैवियर देन ऑक्सीजन, CO2 ज़्यादा भारी होता है ऑक्सीजन से। इट फॉर्म्स अ ब्लैंकेट अराउंड फायर एंड स्टॉप्स द ऑक्सीजन सप्लाई। ये फायर यानी आग के चारों ओर एक ब्लैंकेट बना देता है और ये ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देता है। एंड वी नो विदाउट ऑक्सीजन सब्सटेंस कैन नॉट बर्न, और हम जानते हैं कि बिना ऑक्सीजन के कोई सब्सटेंस जल नहीं सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं 9 की। देखो जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें हमसे बोला गया है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर इजीली, एक्सप्लेन। मतलब कि अगर हमारे पास सूखी पत्तियों का हीप है, ढेर है, तो उनमें आग लगाना बहुत आसान होता है। लेकिन अगर हमारे पास हरी पत्तियां हैं, ग्रीन पत्तियां हैं, तो उनमें जल्दी आग नहीं लगती, बहुत डिफ़िकल्ट होता है उनमें आग लगाना। ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर है हीप ऑफ ग्रीन लीव्स कंटेन्स अ लॉट ऑफ वाटर इन इट, दैट्स वाई देयर इग्निशन टेम्परेचर इज हाई एंड दे आर डिफ़िकल्ट टू बर्न। मतलब कि जो हरी पत्तियों का ढेर होता है, अब क्योंकि पत्तियां हरी हैं तो जाहिर सी बात उनमें नमी होगी, उनमें अमाउंट ऑफ वाटर होगा पत्तियों के अंदर, तो इसीलिए उनका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है। मतलब हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ती है उनको इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि इसमें वाटर है। जब हम हीट देंगे तो पहले वो पानी जो है पत्तियों का वो सूख के उड़ेगा, हीट कहाँ चली जाएगी? उस पानी को सुखाने में, और फिर हीट यूज़ होगी उस पत्ती को जलाने में। तो इसीलिए जब हरी पत्तियां हैं, क्योंकि इसमें वाटर है, पानी है, तो उनका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक, इसीलिए उनका बर्न होना भी डिफ़िकल्ट होता है। बट ड्राई लीव्स हैव नो वाटर, लेकिन जो सूखी पत्तियां होती हैं, सूखी का मतलब ही क्या हुआ, उसमें पानी नहीं है, उनके पास कोई पानी नहीं होता, हैव नो वाटर, एंड दैट्स वाई दे हैव लो इग्निशन टेम्परेचर एंड एंड कैन कैन बर्न इजीली, और इसीलिए वो आसानी से बर्न हो सकती हैं, जल सकती हैं, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें हमसे बोला गया है विच जोन ऑफ ए फ्लेम डज ए गोल्ड स्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड वाई। मतलब कि जो फ्लेम होती है, ज्वाला जो होती है, उसका कौन सा जोन गोल्ड स्मिथ यानी सुनार यूज करता है ताकि वो सोने को या चांदी को पिघला सके, और वो उस जोन का यूज क्यों करता है। तो इसके आंसर मैंने लिखा है गोल्ड स्मिथ यूजेस आउटर मोस्ट जोन ऑफ ए फ्लेम बिकॉज इट इज़ द हॉटेस्ट जोन ऑफ ए फ्लेम। मतलब जो गोल्ड स्मिथ होता है, सुनार जो होते हैं, वो सबसे बाहर वाला आउटर मोस्ट जो जोन है फ्लेम का उसका यूज़ करते हैं, क्योंकि जो आउटर मोस्ट जोन होता है वो सबसे हॉटेस्ट यानी सबसे ज़्यादा गर्म जोन होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको समझाया भी था, बाहर वाला जोन जो नीला वाला था वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी है, इसलिए वो पूरी तरह से जलता है और उसका टेम्परेचर भी सबसे ज़्यादा होता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 kg ऑफ ए फ्यूल वाज कम्प्लीटली बर्न। मतलब किसी एक्सपेरिमेंट में 4.5 kg यानी 4.5 किलो फ्यूल कम्प्लीटली जलाया जाता है। द हीट प्रोड्यूस्ड वाज मेजर्ड टू बी 1,80,000 किलो जूल, कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। मतलब कि जो हीट निकली जलाने के बाद वो थी 1,80,000 किलो जूल, हमें बताना है कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर देखो कैलोरीफिक वैल्यू की बात हम कई बार कर चुके हैं। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है
कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है किलो जूल में, उसको आप डिवाइड कर दो कितना मास आपने जलाया है फ्यूल का किलो में। मतलब कितने किलो फ्यूल आप जला रहे हो तब कितने किलो हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अगर आप हीट प्रोड्यूस को डिवाइड कर दो मास से तो वहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू आपको मिल जाती है। कंडीशन ये है कि जो हीट प्रोड्यूस्ड है ये किलो जूल में होनी चाहिए और जो मास है लकड़ी का या किसी भी फ्यूल का वो किलोग्राम में होना चाहिए। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात बोली गई है इतने किलो जूल। ठीक है, तो जितना भी दिया था इतने किलो जूल हमने ऊपर लिख दिया। कितना जलाया गया था 4.5 किलो यानी 4.5 kg। ठीक है, इसी को हम सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 180 180 इसके बाद 1 2 3 1 2 3 0, क्योंकि यहाँ पॉइंट लगाए पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो ऊपर एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो नीचे से मैंने पॉइंट हटा दिया तो ऊपर एक जीरो एक्स्ट्रा आ गया। जब भी आप नीचे से पॉइंट हटाओगे ऊपर एक जीरो लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया, ऊपर यहाँ 180 के बाद 3 जीरो थे, अब यहाँ पे 4 जीरो हो गए। ठीक, इसके बाद आपको काटना है, आसानी से काट सकते हो। देखो 45 टू जा 90 होता है, 90 टू जा 180, यानी 45 वन जा और 45 फोर जा कर दो सीधा सीधा तो आपको 180 मिल जाता है। फिर इसके बाद 1 2 3 4 जीरो थे तो 1 2 3 4 जीरो लगाओ, इसको काट दो। ठीक है, तो मतलब क्या टोटल 40,000 किलो जूल पर केजी जो होगा वो इसका कैलोरीफिक वैल्यू होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब बात करते हैं 12 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें हमसे बोला गया है कैन प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन डिस्कस। मतलब कि क्या जंग लगने की प्रोसेस को, जंग लगने की प्रक्रिया को हम कंबशन बोल सकते हैं, और इस बात को डिस्कस करना है कि बोल सकते हैं तो क्यों और नहीं बोल सकते हैं तो क्यों। तो इसका सॉल्यूशन है, इसका आंसर है नो, रस्टिंग कैन नॉट बी कॉल्ड कंबशन। मतलब रस्टिंग को हम कंबशन नहीं कह सकते हैं बिकॉज, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट है कंबशन रिक्वायर इग्निशन टेम्परेचर बट रस्टिंग डू नॉट रिक्वायर इग्निशन टेम्परेचर। मतलब कि कंबशन जो होता है वहाँ पर इग्निशन टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरी होता है इग्निशन टेम्परेचर, बिना इग्निशन टेम्परेचर के कंबशन नहीं हो सकता है। लेकिन रस्टिंग के केस में ऐसा कुछ नहीं है, रस्टिंग में इग्निशन टेम्परेचर नहीं चाहिए होता। ठीक है, जो जंग लगता है उसमें इग्निशन टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए हम नहीं बोल सकते हैं। दूसरा एक और रीज़न है, रस्टिंग इज़ वेरी स्लो प्रोसेस एज कम्पेयर टू कंबशन। जो कंबशन होता है वो रस्टिंग से बहुत तेज़ होता है, मतलब जो रस्टिंग है वो काफ़ी स्लो प्रोसेस है। तो इन दो रीजंस के कारण हम यहाँ पर इसको कंबशन नहीं बोलेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसमें हमसे बोला गया है अबिदा एंड रमेश वर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन विच वाटर वॉज टू बी हीटेड इन ए बीकर। मतलब जो अबिदा है और रमेश हैं दोनों एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें पानी को गर्म करना था हीटर बीकर में। ठीक है, इसके बाद लिखा है अबिदा केप्ट द बीकर नियर द विक इन द येलो पार्ट। मतलब जो अबिदा है वो जो फ्लेम बन रहा है आग का उसके येलो पार्ट में, ठीक है, उसको रखती है। रमेश केप्ट द बीकर इन द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम हुज वाटर विल गेट हीटेड इन शॉर्टर टाइम। लेकिन जो रमेश है वो सबसे आउटर मोस्ट वाले पार्ट में रखता है, ठीक है, फ्लेम के बीकर को। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किसका जो बीकर है वो जल्दी गर्म हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम लिखेंगे वाटर ऑफ रमेश बीकर will get heated in shorter time because outermost part of the flame is hottest part। क्योंकि जो रमेश है ये अपना बीकर आउटर मोस्ट पार्ट में रख रहा है तो इसीलिए इसका बीकर जल्दी गर्म हो जाएगा, क्योंकि जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है किसी फ्लेम का वो सबसे ज़्यादा गर्म पार्ट होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे हम चैप्टर नंबर 7 के पार्ट नंबर 1 में।